इसमें पॉलिटी का आगे का देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 124 से 147। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें 1+3 न्यायाधीश थे और प्रथम CJI सर एलिजा एम्पे थे। अपील प्रीवी काउंसिल में हो सकती थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई और 1937 में इसकी स्थापना हुई। 1+7 थे। संविधान में भी 1+7। इसका प्रथम CJI सर मैरिज ग्वायर। अपील प्रीवी काउंसिल में हो सकती थी। संविधान में आज भी 1+7 है। संविधान लागू होने के बाद 124(1) भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें 1+7 अन्य न्यायाधीश होंगे। संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ द्वारा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 1+33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश NV रमन। SC के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल PV चंद्रचूड़ 1978 से 1985। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे छोटे कार्यकाल वाले न्यायाधीश KN सिंह, कमल नारायण सिंह। सुप्रीम कोर्ट में आज तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट महिला न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। एक महिला न्यायाधीश तो फातिमा बीबी हैं फर्स्ट। अब तक 8 महिला न्यायाधीश बन चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की योग्यता 124(3) भारत का नागरिक हो, वह कम से कम किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, वो 10 वर्ष कर दिया है। हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो 10 वर्ष और अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। इस आधार पर आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश नहीं बना है। संविधान में CJI की कोई योग्यता नहीं लिखी है, लेकिन व्यवहार में अन्यों से वरिष्ठ व्यक्ति को ही CJI बनाया जाता है। आज तक 2 बार वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ है, 1973 और 1977। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) 1950 से 1993 तक न्यायाधीशों 1950 से 1993 न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद 1950 से 93 तक न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में न्यायाधीशों की प्रचलित व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 1973 में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम का गठन किया गया। कॉलेजियम शब्द भारत के संविधान में नहीं है। कॉलेजियम शब्द मीडिया के द्वारा दिया गया है। इसका अर्थ होता है एक समिति। इस समिति में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश और सदस्य सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश 4 सदस्य होते हैं। सितंबर 2013 में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन करने हेतु 120वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश सरकार को पारित हो गया, लेकिन 2014 में लोकसभा भंग होने के कारण यह समाप्त हो गया। अगस्त 2014 में 121वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विधेयक लोकसभा में रखा गया और यह लोकसभा तथा राज्यसभा से पारित हो गया तथा 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। 1 जनवरी 2015 को 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया और कॉलेजियम समाप्त हो गया। इसके अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर की जानी थी। 6 सदस्यीय 1+5 अध्यक्ष होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2 सदस्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, 1 सदस्य कानून मंत्री और 2 विधि विशेषज्ञ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। NJAC अपनी सिफारिश गृह मंत्रालय के पास भेजेगा। यदि गृह मंत्रालय ने नाम वापस भेजा है तो आयोग को उसे दोबारा सिफारिश करने के लिए सभी 6 की सहमति जरूरी है। ऐसी स्थिति में गृह मंत्रालय को यह नाम राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट रिकॉर्ड ऑन एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में 2015 में 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और कहा गया कि कार्यपालिका स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का गला घोटने का प्रयास कर रही है। इस बात को सुनने के लिए GS खैर की अध्यक्षता में संविधान पीठ का गठन हुआ और पीठ में
अपना निर्णय देते हुए 99 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि पुनः न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा करने का प्रावधान किया गया। विवाद गृह मंत्रालय के द्वारा कॉलेजियम के नामों पर वापस भेजना। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया 124(4) और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख 217(1) में है। सुप्रीम हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव के लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 न्यूनतम सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। मतलब न्यायाधीशों को हटाने के लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों का न्यूनतम सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। प्रस्ताव को पेश करने से पहले 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होता है। 124(2)(17) प्रस्ताव लाने पर संबंधित सदन का अध्यक्ष 3 सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक विधि विशेषज्ञ। कदाचार व अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव कदाचार व अक्षमता के आरोप में लगाया जाता है। मिसबिहेवियर, कदाचार, संविधान का उल्लंघन, न्यायिक अवमानना, लाभ का पद धारण करना। कदाचार के आरोप में ही समिति का गठन होता है। कदाचार के आरोप में ही समिति का गठन होता है। अक्षमता के आधार पर लगे आरोपों में किसी समिति की आवश्यकता नहीं होती है। अक्षमता, पागलपन, शरीर लकवा हो गया है, यदि समिति यह रिपोर्ट पेश करती है, यह समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है। यदि संसद के दोनों ही सदस्यों ने उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही न्यायाधीश अपने पद से हट जाते हैं। न्यायाधीश कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, पद और हटाने की प्रक्रिया के दौरान भी कार्य करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश जिनके खिलाफ 1993 में हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, बी रामास्वामी, लेकिन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बैठक का बहिष्कार करने के कारण यह प्रस्ताव असफल हो गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश दीपक मिश्रा जिनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जिनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाया गया, पी.टी. दिनाकरन, सौमित्र सेंगले और पादलीवाला। नियुक्ति, राष्ट्रपति शपथ, राष्ट्रपति त्यागपत्र, राष्ट्रपति अधिकतम आयु 65, CGI 280 और इनका 250 वेतन। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। 125 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन 126। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के नियुक्त कर सकता है। वरिष्ठ होना आवश्यक नहीं है। 1/3 गढ़पूर्ति होती है, ठीक है। 127 जब सुप्रीम कोर्ट के गढ़पूर्ति या कोरम पूरा न होने पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेकर भारत के किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करेगा। कौन नियुक्त करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से नियुक्त करेगा। कोरम पूरा न होने पर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा। ऐसे न्यायाधीशों को तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीश कहा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की गढ़पूर्ति पूरी होने तक सुप्रीम कोर्ट में कार्य करते हैं। 128 जब सुप्रीम कोर्ट की कोरम या गढ़पूर्ति न हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनः सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट की कोरम या गढ़पूर्ति न हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनः सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करेगा। कोरम पूरा न होने पर कार्य की अधिकता, ठीक है। कोरम के अभाव न्यायाधीशों की नियुक्ति CGI के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं 129। एक सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। भारत की एकीकृत न्याय व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होते हैं और अतः नीचे के न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णयों का पालन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और सभी अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना करेंगे। यदि कोई निर्णय की पालना न करे तो न्यायिक अवमानना के तहत दंडित किया जाएगा। 130 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय दिल्ली होगा,
लेकिन भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके भारत की कहीं भी खंडपीठ की स्थापना कर सकता है। खंडपीठ की स्थापना राष्ट्रपति सीजीआई की अनुमति से करेगा। सुप्रीम कोर्ट की अधिकांशतः बैठक दिल्ली में होंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेकर दिल्ली से बाहर भी बैठकों का आयोजन कर सकता है। दिल्ली से बाहर सीजीआई राष्ट्रपति की अनुमति से लेकर बैठकों का आयोजन कर सकता है। खंडपीठ राष्ट्रपति बनाएगा। अब तक दिल्ली से बाहर 2 बार बैठकों का आयोजन किया गया है, 1950 में हैदराबाद और 1954 में श्रीनगर। 1950 में हैदराबाद, 1954 में श्रीनगर। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 131 में है। भारत में घटित ऐसे मामले जिनको सुनने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। केंद्र सरकार व केंद्र राज्य सरकार के मध्य विवाद मूल अधिकारिता में आते हैं। केंद्र सरकार व किसी राज्य सरकार के बीच, 2 राज्यों की सरकारों के बीच, 2 या अधिक राज्यों की सरकारों के मध्य नदी जल विवाद से संबंधित निर्णय संसद करती है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का मामला प्रारंभिक कार्यक्रम नहीं आता, क्योंकि इसका उल्लेख 71 में है। हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील सुनने की क्या है? अपीलीय अधिकार। भारत के किसी हाई कोर्ट के द्वारा दीवानी या फौजदारी मामलों में दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। दीवानी, सिविल, फौजदारी, दांडिक। दीवानी कानूनों की व्याख्या, फौजदारी लूट हत्या। 133 दीवानी निर्णयों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। फौजदारी निर्णयों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। और दीवानी न्याय प्लस फौजदारी के खिलाफ सैन्य न्यायालय के निर्णय के खिलाफ नहीं की जा सकती है। तो भारत में किसी हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ एसएलपी दायर की जा सकती है। 136 एसएलपी दायर करने के लिए संबंधित हाई कोर्ट से अनुमति लेना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय की जांच या समीक्षा भी कर सकता है और निर्णय में परिवर्तन भी कर सकता है। 138 संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है। संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की शक्ति। 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दिया है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। यदि राष्ट्रपति ने 26 जनवरी 1950 से पहले के किसी घटित मामले पर परामर्श मांगा है तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य हुआ। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट व किसी भी हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। केंद्र व राज्य किसी भी के अधीन लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। लाभ के पद का उल्लेख नहीं है। 127 कोरम पूरा न होने पर तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की अनुमति से सीजीआई द्वारा, और कोरम पूरा न होने पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की अनुमति से सीजीआई द्वारा 128 में है। 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। 137 सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए निर्णयों की जांच समीक्षा कर सकता है। 143 परामर्शदात्री अधिकार। कोर्ट मार्शल की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। सबसे बड़ी खंडपीठ केशवानंद भारती में 13 की बनी थी, फिर गोलकनाथ में 11 की बनी थी। 132 के तहत किसी सिविल, फौजदारी या अन्य कार्रवाई में दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। यदि 134A के तहत हाई कोर्ट ने इस अपील की अनुमति दे दी है। कार्यवाहक न्यायाधीश। 126 सीजीआई का कार्यवाहक न्यायाधीश। सीजीआई का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। 223 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। कार्यवाहक नियुक्त और तदर्थ कौन है? कड़पूर्ति न होने पर ऐसे न्यायाधीशों को जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं सीजीआई राष्ट्रपति के परामर्श से नियुक्त करते हैं। इन्हें तदर्थ एडहॉक कहा जाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को एडहॉक या तदर्थ कहा जाता है। और अपर या अतिरिक्त कहाँ पे होते हैं? अपर या अतिरिक्त हाई कोर्ट में। और तदर्थ या एडहॉक होते हैं। तदर्थ या एडहॉक होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अतिरिक्त या अपर होते हैं कार्यवृद्धि या लंबित मामले होने पर सीजीआई राष्ट्रपति से परामर्श करके एडिशनल या एक्टिंग की नियुक्ति करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 वन के अनुसार 26 जनवरी 1950 को, उद्घाटन 28 जनवरी। स्थापना 26 जनवरी 1950 को, उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को MC शीतलवाड़ के द्वारा। 124 न्यायाधीशों की नियुक्ति। 129 अभिलेखीय न्यायालय। 132
रिट या PIL, और 131 वन आया दोनों तरफ, तो प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, और 137 रिव्यू, 136 देखूंगा, 143 राष्ट्रपति या CGI सुप्रीम कोर्ट से मदद मांग सकता है, 143, 131 मूल अधिकार, मूल क्षेत्र अधिकार, 137 रिव्यू और 132 PIL, 124 नियुक्ति, 136 भारत के निगम SL, अच्छा SLP दायर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं राज्य सरकार भाग 6, 152 से 237, 153 में राज्यपाल होगा, 155 में नियुक्ति। राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद प्लस अधिवक्ता, व्यवस्थापिका, विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, न्यायपालक, हाईकोर्ट। राज्यपाल अनुच्छेद 153, भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसमें अंतर्निहित है प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग राज्यपाल होगा। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 से प्रावधान किया गया कि एक ही राज्य के राज्यपाल को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जब एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसका वेतन निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जब एक ही राज्य के राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उनकी शपथ भी उतनी ही बार अलग अलग लेनी पड़ती है, प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग शपथ लेनी होती है। संविधान में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल का स्थानांतरण कर सकता है। 2007 में बने पुंछी आयोग ने राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया से हटाने का सुझाव दिया था, लेकिन नहीं माना गया। 154 राज्य की संपूर्ण कार्यपालक शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी और राज्यपाल ही राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। 155 राज्य की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाएगी। 156 कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। राज्यपाल की योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। राज्यपाल पद की शर्तें, कोई भी व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य रहते हुए राज्यपाल नहीं बन सकता है। यदि वह संसद विधानमंडल का कोई सदस्य राज्यपाल बन जाता है उसके पद ग्रहण की तिथि से पूर्व पद से ही रिक्त मान लिया जाएगा। राज्यपाल के पद पर रहते हुए उसके वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जाएगी। राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल संविधान की रक्षा व लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। 1969 में केंद्र व राज्यों को सुधार करने के लिए तमिलनाडु सरकार के राजमन्नार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1971 में पेश की, अखिल भारतीय सेवा समाप्त करने का सुझाव दिया और राज्यपाल का पद समाप्त करने का सुझाव दिया, लेकिन सिफारिश नहीं मानी गई। 1983 में केंद्र व राज्य के संबंधों में सुधार लाने के लिए सरकारी आयोग की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया गया। जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। राज्यपाल राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से अवश्य परामर्श कर लेना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्ष से अधिक पद से नहीं हटाना चाहिए। 5 वर्ष से पहले पद से नहीं हटाना चाहिए। राज्यपाल किसी व्यवसाय में दक्ष होना चाहिए। इस आयोग की सिफारिश को व्यवहार माना जाता है, लेकिन संविधान में बाध्यता नहीं है। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया। रिपोर्ट 2010 में दी। इस आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का गठन का सुझाव दिया, लेकिन यह सुझाव नहीं माना गया। राज्यपाल की शक्तियाँ, कार्यपालक व्यवस्था व वित्तीय न्यायिक कार्यपालक शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल राज्य के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। वह मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। 164 राज्यपाल अनिवार्य रूप से MP, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा। MP और झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP, झारखंड और उड़ीसा में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा। मूल संविधान में झारखंड व छत्तीसगढ़ की जगह बिहार राज्य का उल्लेख था, जिसे 94 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2007 से हटाया गया।
अतः 166 के अनुसार राज्यपाल राज्य के मंत्रियों के लिए कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। 167 राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित सूचना राज्य के मुख्यमंत्री से मांग सकता है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। और राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। 356 राज्यपाल राज्य स्तर के आयोगों का गठन करता है और इन आयोगों के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्य की सरकारों को कानूनी मामलों में सलाह देने हेतु महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। 165 व्यवस्थापिका विधायी शक्तियाँ। 168 के अनुसार विधानमंडल का गठन राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। 174 के तहत राज्यपाल विधान मंडल के सत्रों को आहूत व सत्रावसान करता है। 174 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल के सत्रों को संबोधित करता है। बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। अभिभाषण राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा तैयार किया जाता है। 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता में विशेषज्ञ होने चाहिए। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानमंडल में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है। 331 राष्ट्रपति राज्यसभा में 2। 104 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 से इनको हटा दिया गया, मनोनयन पर प्रतिबंध लगा दिया। अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल विधान मंडल के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त कर सकता है। इस संबंध में राज्यपाल के द्वारा निर्णय केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाएगा। विधानमंडल में पारित विधेयक पर राज्यपाल के पास 4 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। आर्टिकल 200 जो निम्न प्रकार हैं: विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे, विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, विधेयक को न स्वीकृति दे न इनकार करे, विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वापस राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। पहली बात है हस्ताक्षर कर दिया मतलब स्वीकृति दे दी, और स्वीकृति दे दी एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दिया, और अपनी न स्वीकृति दे न ही इनकार करे, और राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दे। चारों ही बातों का उल्लेख अनुच्छेद 200 में है। विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है, यह राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है, लेकिन अनुच्छेद 200 में इस बात का उल्लेख है कि यदि विधेयक में हाईकोर्ट की शक्ति में कमी करने का उल्लेख है तो इसे अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति इस प्रकार के विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं। 201 के तहत राष्ट्रपति इस प्रकार के विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, न ही स्वीकृति दे और न ही इनकार करे, उस विधेयक को वापस भी भेज सकता है। राष्ट्रपति यह निर्णय केंद्र की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लेता है। उस विधेयक को वापस भी भेज सकता है। राष्ट्रपति यह निर्णय केंद्र में मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लेता है। अच्छा, राष्ट्रपति के पास क्या क्या रहता है कि न स्वीकृति दे, न ही इनकार करे, स्वीकृति दे दे और विधेयक को वापस भी भेज सकते हैं। अध्यादेश जारी करना 213, राष्ट्रपति 123। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर विधानमंडल को कानूनी बनाने का अधिकार है। अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वित्तीय शक्तियाँ। अनुच्छेद 202 के तहत प्रतिवर्ष राज्य का बजट विधानसभा में रखवाता है। बजट वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है। बजट रखने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक पेश करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। राज्यपाल राज्य में प्रतिवर्ष 5 वर्ष के पश्चात राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। 73 में से 243 आई बाई आई मतलब आया, धन आई सबको अच्छा लगता है, तो आई वित्त आयोग धन से रिलेटेड है, वित्त आयोग। तो 243 आई और बाई। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान समानांतर है। ग्राम पंचायतों नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है। अनुच्छेद 267 संचित निधि 266 वन। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है। अनुच्छेद 267 संचित निधि 266 वन। और राज्यपाल प्रतिवर्ष राज्य की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल से भी परामर्श करता है। अनुच्छेद 219 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
राज्यपाल के द्वारा हाईकोर्ट के साथ परामर्श करके की जाती है। क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 161, राज्यपाल सजा प्राप्त व्यक्ति को पूर्ण क्षमा कर सकता है, राज्य सजा की प्रकृति बदल सकता है, सजा की अवधि को कम कर सकता है, सजा पर विराम भी लगा सकता है। मृत्युदंड से संबंधित मामले राज्यपाल नहीं सुन सकता है। राज्यपाल की क्षमा की शक्ति को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए यह राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति नहीं है। राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियाँ 163 वन में राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों को उल्लेख है। इनके इसमें प्रावधान है कि राज्यपाल स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर अन्य कार्य राज्य के मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करेगा। किसी भी राज्य में आम चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राज्यपाल किसी भी दल को सरकार बनने की आमंत्रित कर सकता है और उस दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद के अल्पमत में रहने पर विधानसभा को विघटित कर सकता है। राज्यपाल के द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है। 200 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। आर्टिकल 356 और राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मुख्यमंत्री से मांग सकता है। 167 राज्यपाल के विशेष दायित्व। 371 महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व का उल्लेख है। महाराष्ट्र का राज्यपाल विदर्भ और मराठवाड़ा के विकास के लिए और गुजरात का राज्यपाल कच्छ और सौराष्ट्र के विकास के लिए विकास बोर्ड का गठन करते हैं। 371A नागालैंड, 371F सिक्किम, 370H अरुणाचल प्रदेश, 371G कर्नाटक। 361 के तहत राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान बताया था। 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 से एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 165 में राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। 152 राज्य के अंदर जम्मू कश्मीर नहीं था। और 200 राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजते हैं। 200 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 153 राष्ट्रपति होगा, 155 राज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 154 राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 156 कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्यतः 5 वर्ष पदग्रहण से त्यागपत्र राष्ट्रपति को नए उपराष्ट्रपति नए उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बना रहेगा। 157 योग्यताएं भारत का नागरिक, 35 वर्ष आयु। 158 शर्तें, किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। 159 शपथ, 60, 69 और 159 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की और राज्यपाल की शपथों का प्रावधान है। 60, 69 और 159। 160 राष्ट्रपति द्वारा अन्य आकस्मिक कार्य। 161 क्षमादान की शक्ति। 162 राज्य की कार्यपालिका का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका का विस्तार उन विषयों पर होना चाहिए जिन पर राज्य विधानमंडल के कानून बनाने की शक्ति है। 163 सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल अपने स्वविवेकी शक्तियों को छोड़कर शेष कार्य मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करेगा। 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति और 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति। 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति, 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति। 166 राज्य की समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। राज्यपाल मंत्रियों के लिए कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। 168 मुख्यमंत्री का कर्तव्य। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। J&K राज्य के संविधान में 6 संविधान 1965 से सदर रियासत को राज्यपाल पद में बदल दिया गया। सदर रियासत। राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। किसी राज्य को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होती है। 169 विधान परिषद का गठन या उत्सर्जन करना। 170 कॉम्पोजिशन ऑफ विधानसभा। 170 कॉम्पोजिशन ऑफ विधानसभा। 171 कॉम्पोजिशन ऑफ विधान परिषद। 168 विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। 163 से 67 भाग 6। 163 वन राज्यपाल को
सलाह व सहायता देने हेतु मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद की सलाह को गोपनीय रखा जाएगा। 164 वन राज्यपाल राज्य के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। वह मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की योग्यता के बारे में संविधान मौन है, लेकिन उसे संविधान में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, लेकिन ऐसी शब्दावली संविधान में नहीं है। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, लेकिन ऐसी शब्दावली संविधान में नहीं है। मुख्यमंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। 164(2) मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्रियों को शपथ दिलाता है। अनुसूची 3 में दिए गए प्रावधान के तहत पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि विधानसभा के सत्ताधारी दल का बहुमत होने पर मंत्री अपने पद पर बना रहता है। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। केंद्र में 15% 82 और यहाँ पर राज्य की मंत्रिपरिषद में अधिकतम से 15% हो गए, न्यूनतम 12। वहाँ न्यूनतम नहीं है, यहाँ पर न्यूनतम 12, वहाँ अधिकतम 82 है और यहाँ पर अधिकतम 15%। 91 और इससे दल बदल भी लाया गया था 2/3। पहले 85 था, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1985 और फिर लाया गया 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे अधिकतम 6 माह तक मुख्यमंत्री व मंत्री के पद पर रह सकता है। 6 माह के भीतर उससे विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। अनुच्छेद 177 के तहत मंत्रियों का अधिकार है कि मंत्री विधानमंडल में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत का प्रयोग केवल उसी सदन में कर सकते हैं जिसमें सदन के भी सदस्य हैं। 165 राज्यपाल राज्य की सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। 164 में राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और 165 में राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति। 166 राज्यपाल राज्य के मंत्रियों के लिए कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से कही जाएगी। मुख्यमंत्री का कर्तव्य। राज्यपाल जब कभी राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई सूचना मांगे तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल को उचित सूचना उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री के कार्य। राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सिफारिश करना, अन्य मंत्रियों के त्यागपत्र लेने की राज्यपाल को सिफारिश करना, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, राज्यपाल व अन्य मंत्रियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना, मंत्रियों को विभागों का आवंटन करना, विधानमंडल के सत्रों को आहूत सत्रावसान करने की राज्यपाल को सिफारिश करना, विधानसभा को भंग करने राज्यपाल को सिफारिश करना, संसदीय सचिवों की नियुक्ति करना, मुख्य सचिव की नियुक्ति करना और राज्य आयोजना बोर्ड के पदेन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, नीति आयोग व राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करना, नागरिकों के कल्याण हेतु कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करना। राज्य की मंत्रिपरिषद। राज्य में राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसमें 3 प्रकार व 4 स्तर के मंत्री होंगे, सेम एज केंद्र सरकार। संसदीय सचिव। मुख्यमंत्री नियुक्ति, मुख्यमंत्री के द्वारा शपथ, मुख्यमंत्री के द्वारा कार्यकाल, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत। संसदीय सचिव को राज्य मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन यह मंत्रिपरिषद के आकार में शामिल नहीं होता है। संसदीय सचिव का संविधान में उल्लेख नहीं है। मुख्य सचिव। प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति, योग्यता, सीनियर IAS, मुख्यमंत्री का विश्वास पत्र। मुख्य सचिव राज्य सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, राज्य का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री, प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव और मुख्य विधि अधिकारी महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल, महान्यायवादी क्षेत्र, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, वहाँ सॉलिसिटर जनरल रहता है केंद्र में, और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल 76 और महाधिवक्ता 165 भाग 6। और राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान योग्यता रखता हो। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, राज्य की सरकार का विभिन्न न्यायालयों में पक्ष पेश करना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना। महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों ही सदनों
की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता के वेतन व भत्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।